हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मोहन राकेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के सशक्त प्रवर्तकों में से एक थे। ये नई कहानी आंदोलन की बृहत्तरी में शामिल थे, जिसमें दो अन्य और लेखक हैं जिनके नाम है राजेंद्र यादव और डॉक्टर कमलेश्वर। तो आज के व्याख्यान में मैं बात करूंगी मोहन राकेश, उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों की मैं बात करूंगी, उनके जीवन की और उनके लेखन कार्य की इस लेक्चर में बात होगी। तो अंत तक इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ। पंजाब के कहाँ हुआ? अमृतसर में इनका जन्म हुआ। और इनका जो परिवार था वो कट्टर सनातनी परिवार था। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में इन्होंने जन्म लिया, मतलब कि अधिक संपन्न कुल परिवार में इनका जन्म नहीं हुआ। इनके पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। पिता कौन थे? करमचंद गुगलानी, जो पेशे से वकील थे। माता का नाम था बचन कौर, जो कि बहुत ही सहनशील और धार्मिक विचारों की महिला थी। इनके स्वयं का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश इनका नाम इनकी बहन ने दिया था उनके लेखन कार्य को करने के लिए, और फिर इन्होंने स्वयं इसे छोटा करके मोहन राकेश कर। अगर मैं इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो इनकी आरंभिक शिक्षा अमृतसर में ही हुई। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्होंने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से इन्होंने संस्कृत में एमए की। परंतु यहाँ भी इनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई और इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी विषय में एमए किया। और इसी दौरान इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता जब ये 16 वर्ष के ही थे तो इनके सिर से इनके पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी का बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पहले से ही जन्मे थे और इनका परिवार जो था वो कर्ज से ग्रसित था। जब ये बचपन, क्योंकि इनके पिता की आमदनी तो कम थी और पारिवारिक खर्च अधिक थे, जिसके कारण जो लेनदार थे उनका आना जाना इनके घर लगा रहता था, जिसका प्रभाव इनके मन पर बहुत अधिक पड़ा। कहते हैं कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो जिस घर में ये किराए पर रहते थे उस घर का बहुत सा किराया बकाया था, तो इनके पिता की लाश तक उस मकान मालिक ने उठाने नहीं दी थी। इनकी माँ ने अपने सोने के कड़े बेच करके उस मकान का कर्ज जो किराया था वो चुकाया था। तो ऐसे तंग हाली में इन्होंने जन्म लिया और जब पिता की मृत्यु हो गई तो सारा जो आर्थिक बोझ था वो इनके कंधों पर पड़ गया। इन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया। बहुत से कॉलेजों में गए, कभी शिमला, कभी दिल्ली, कभी बम्बई जाकर के इन्होंने अध्यापन कार्य किया। परंतु इनका जो स्वभाव था थोड़ा अक्खड़ था, थोड़े रूढ़ स्वभाव के थे और स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति के थे और किसी के अनुशासन में बंधकर रहना और काम करना इन्हें पसंद नहीं था। तो विभिन्न जगह गए लेकिन कहीं पर भी मन रमा नहीं और 1962-63 में इन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। कब संभाला? 1962-63 में सारिका, जो कि मासिक पत्रिका थी, इस मासिक पत्रिका का ये संपादन कार्य संभालते हैं।
ठीक है। परंतु इस पत्रिका में भी कुछ ही दिनों तक ये कार्य कर पाए और फिर यहाँ से भी इनका मन उखड़ गया और इन्होंने स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीविका उपार्जन का साधन बना लिया। इन्होंने अपने जीवन में 3 विवाह किए। पहला विवाह इन्होंने सुशीला देवी से किया, जो बहुत ही पढ़ी लिखी और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। तो उससे राकेश की बनती नहीं है और वे उसे तलाक दे देते हैं। 7 साल तक किसी तरह निभाते हैं और 7 साल के पश्चात उसे तलाक दे देते हैं और फिर ये अपने मित्र की ही बहन पुष्पा देवी से विवाह कर लेते हैं। पुष्पा देवी अर्ध विक्षिप्त थी और उसे बिना तलाक दिए ही उसे त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर इनकी जीवन साथी की जो तलाश थी वो अनीता ओलक के साथ पूरी होती है। अनीता ओलक जो थी वो स्वयं एक बहुत अच्छी लेखिका थी। 1962-63 में सारिका मासिक पत्रिका का संपादन कार्य करते हैं, लेकिन फिर उसे छोड़ देते हैं और 1963 से 1972 तक ये क्या करते हैं, स्वतंत्र लेखन कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस स्वतंत्र लेखन कार्य में इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत लघु कहानियों से की। कहानी लेखन से जीवन की शुरुआत करते हैं, परंतु कहानी लेखन में इन्हें इतनी अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी प्रसिद्धि इन्होंने नाटक लेखन में पाई थी। तो सबसे पहले मैं इनके नाटकों की बात करूंगी। इनकी मृत्यु की बात करूं तो 3 जनवरी 1972 में दिल्ली में ही, जब ये केवल 48 वर्ष के थे, दिल्ली में हृदय घात से यानी कि हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनके नाटकों की बात करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहन राकेश ने प्रसिद्धि किससे पाई, अभी जो मैंने बताया, नाटक लेखन में इन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनका प्रथम नाटक था आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, ये क्या थे, इनके नाटक थे। इन्होंने अपने जीवन में कुल 4 नाटक लिखे। 3 नाटक पूरे थे और 1 नाटक इनका अधूरा था, जिसकी हम बात करेंगे। पहला नाटक था इनका आषाढ़ का एक दिन। ये कब लिखा गया, 1958 में प्रकाशित हुआ और इसे हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला आधुनिक नाटक, हिंदी का पहला आधुनिक नाटक। पहला आधुनिक नाटक इसे क्यों माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के पश्चात मोहन राकेश हिंदी नाटकों को रंगमंच पर लेकर आए। ऐसी बात नहीं है कि मोहन राकेश से पहले और जयशंकर के जाने के पश्चात हिंदी नाट्य लेखन में कोई काम ही नहीं हुआ। काम हुआ, बहुत हुआ, परंतु मोहन राकेश का जो नाटक लेखन है वो एक दूसरे ध्रुवांत पर नज़र आता है। ये नाटकों को समाज की बजाय ये व्यक्ति के आंतरिक मन से उसको जोड़ते हैं। व्यक्ति के मन की घुटन, संत्रास, पीड़ा, उसके दर्द को ये नाटकों के माध्यम से, उसके पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो हिंदी का पहला आधुनिक नाटक किसे माना जाता है, आषाढ़ का एक दिन। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1958 में। और इसी नाटक को 1968 में, यानी कि 10 सालों के पश्चात 1968 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, कब मिला, 1968 में पुरस्कार।
ठीक है। तो साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, कब मिला? 1968 में। अब आषाढ़ का एक दिन की विषय वस्तु क्या थी, हम उसकी बात कर लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन गुप्त काल के जो महाकवि थे, गुप्त काल के महाकवि कालिदास के जीवन की एक घटना पर आधारित है। महाकवि कालिदास के विषय में आपने सुना ही होगा, इनका नाम अवश्य जानते होंगे जिन्होंने बहुत से संस्कृत नाटकों की रचना की। तो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। उनके प्रेम की, वे मल्लिका देवी से प्रेम करते हैं। इसकी नायिका का क्या नाम है? मल्लिका देवी। इस नाटक की नायिका है मल्लिका देवी, जो कि महाकवि कालिदास को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसे व्यक्ति की कशमकश को दिखाया गया है कि जो प्रेम और सफलता को चुनने में बहुत अधिक क्या है, संचित है कि प्रेम और सफलता में से किसे चुने। और नायिका मल्लिका देवी का इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रेष्ठ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है। गुप्त काल के महाकवि कालिदास के जीवन की घटना पर आधारित है और इसकी नायिका का क्या नाम है? नायिका का नाम है मल्लिका देवी। और इसमें क्या है, इसके नाटक का जो शीर्षक है आषाढ़ का एक दिन, वो मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है। मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से। आषाढ़ का एक दिन जो शीर्षक है वो कहाँ से लिया गया है? मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है। मैं पूरा नहीं लिख रही, केवल बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाइएगा। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ? 1958 में। इसे क्या माना जाता है? हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना जाता है और इसे 10 वर्ष पश्चात 1968 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और इसकी कहानी क्या है? गुप्त काल के महाकवि कालिदास के जीवन की एक घटना पर आधारित है और इसकी नायिका मल्लिका देवी है। कहानी क्या है कि सफलता और प्रेम में से व्यक्ति किसे चुने, इस घटना पर या इस असमंजस पर ये कहानी आधारित है। और इसका जो शीर्षक है आषाढ़ का एक दिन, ये कहाँ से लिया गया? मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया। और इसके अंकों की बात करें तो इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कितने अंक हैं इस नाटक में? इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। ठीक है। उसके बाद हम इनके अगले नाटक की अगर बात करें तो इनका अगला नाटक था लहरों के राजहंस। लिख लीजिए, अगला नाटक क्या था इनका? दूसरा नाटक जो था उसका नाम था लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। ये कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ 1963 में। लहरों के राजहंस जो है वो आषाढ़ का एक दिन गुप्त काल की पृष्ठभूमि पर आधारित था और ये बौद्ध काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। बौद्ध काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें भी मानव मन के संत्रास और आंतरिक द्वंद्व को बहुत ही सुंदर तरीके से उद्घाटित किया गया है। और इसकी कहानी जो है वो अश्वघोष के सौंदरानंद नाटक पर आधारित है।
मतलब ये इसकी जो कहानी है वो क्या है, वो ऐतिहासिक है। और कहाँ से ली गई है? अश्व घोष जो संस्कृत नाटककार हैं, जिनके नाटक का क्या नाम है, सुंदरानंद नाटक है, उस पर आधारित है। कहानी कौन सी? लहरों के राजहंस नाटक की। कब प्रकाशित हुआ था? 1963 में। इसमें क्या है, इसमें 3 पात्र मुख्यतः हैं। एक तो पात्र है नंद, ठीक है, मुख्य पात्र है नंद, नायक है। नायिका जो है वो उसकी पत्नी है सुंदरी। नंद क्या कौन है? नायक है। नायिका कौन है? पत्नी है नंद की, जिसका नाम है सुंदरी। तो नंद जो है यहाँ पर वो सुंदरी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी तरफ हमेशा आकर्षित रहता है, और सुंदरी भी अपने पति को आकर्षित करने के लिए हर भरसक प्रयास करती है। और उसे विश्वास नहीं होता कि उसके पति उसे छोड़कर भी जा सकते हैं या किसी अन्य तरफ भी वो ध्यान लगा सकते हैं। जब यशोधरा के पति बोध जो हैं सिद्धार्थ उसे छोड़ करके अध्यात्म की शरण में चले जाते हैं, तब भी सुंदरी यशोधरा पर ही दोष निकालते हुए कहती है कि कसूर जो था यशोधरा का ही है कि वो अपने पति को अपने आकर्षण में, अपने पाश में बांधकर नहीं रख सकी। इसी कारण से जो सिद्धार्थ हैं उन्होंने अध्यात्म की शरण ले ली। तो यहाँ पर जो नंद है वो इसके आंतरिक द्वंद्व को दर्शाया गया है। नंद अपनी पत्नी सुंदरी के आकर्षण में भी बंधा हुआ है, और इधर से वो अपने भाई जो कि सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध है, उनके विचारों से भी वो बहुत अधिक प्रभावित है। और इसी कश्मकश को दर्शाते हुए ये नाटक आगे बढ़ता है और अंत में नंद को अध्यात्म की शरण में जाता हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस नाटक की इस प्रकार की कहानी है। उसके बाद इनका अगला नाटक है जिसका नाम है आधे अधूरे। आधे अधूरे। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं है। इस नाटक को समकालीन परिवेश पर आधारित करते हुए लेखक ने लिखा है। आधे अधूरे नाटक जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार के संत्रास, घुटन, तनाव, आपसी कलह, मनमुटाव और किस तरह से परिवार टूटता है, परिवार का बिखराव कैसे होता है, इन सब बातों पर आधारित है। स्त्री पुरुष संबंधों की यंत्रणा पर, उनके मनमुटाव पर ये नाटक लिखा गया है। तो आधे अधूरे मतलब इस आधे अधूरे इसका नाम क्यों है कि इस नाटक के जितने भी पात्र हैं, चाहे सावित्री हैं, चाहे महेंद्र नाथ हैं, चाहे बिन्नी हैं, चाहे गिन्नी हैं, वो हर पात्र अपने आप की पूर्णता की खोज करते हुए आगे बढ़ता है, परंतु पूर्ण नहीं हो पाता है। तो आधे अधूरे नाटक कब लिखा गया? ये लिखा गया 1969 ईस्वी में ये लिखा गया, प्रकाशित हुआ। और इसके जो पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं इसके महेंद्र नाथ और सावित्री। गौण पात्र हैं जैसे बिन्नी और गिन्नी इसकी बेटियां हैं, मनोज बेटा है और जगन्नाथ इत्यादि पात्र हैं, परंतु ये 2 ही पात्र इसके अंदर मुख्य हैं। महेंद्र नाथ सावित्री का पति है, परंतु कामकाज इसके पास नहीं है और नौकरी इसकी छूट गई है, तो परिवार को चलाने के लिए जो सावित्री है वो नौकरी करती है। जब सावित्री बाहर जाती है तो अन्य पुरुषों से इसका मेलजोल होता है जो महेंद्र नाथ को पसंद नहीं है, जिसके कारण महेंद्र नाथ जो हैं वो इससे झगड़ा करते हैं। आपसी कलह को दर्शाया गया है और बाहर जाने के कारण सावित्री अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाती है और बच्चे भी जो हैं वो गलत दिशाओं की ओर भटक जाते हैं। तो इस प्रकार की कहानी जो है वो आधे अधूरे नाटक के माध्यम से दर्शाई गई है।
चौथा इनका जो नाटक था उसका नाम था पैरों तले की जमीन। पैरों तले की जमीन। ये इनका नाटक अधूरा है और इसे बाद में किसने पूरा किया? इसे बाद में इनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था कमलेश्वर ने इसे पूरा किया। ठीक है, तो ये थे इनके नाटक। कौन कौन से? आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस का प्रकाशन हुआ 1963 और ये किसको आधार बनाकर लिखा गया है? अश्व घोष के सुंदरानंद नाटक पर ये आधारित है। आधे अधूरे 1969 में लिखा गया और ये क्या है? ये समकालीन पृष्ठभूमि पर आधारित है। महेंद्र नाथ और सावित्री इसके मुख्य पात्र हैं। पैरों की तले की जमीन इनका अधूरा है जिसे बाद में किसने पूरा किया? कमलेश्वर ने पूरा किया था। अब हम बात करते हैं इनकी कहानियों की। इन्होंने अपने जीवन में कुल 66 कहानियाँ लिखी। लिख लीजिए, इन्होंने अपने जीवन में कुल कितनी लिखी कहानियाँ? 66 कहानियाँ लिखी और जो कि 5 कहानी संग्रहों में विभाजित थी। कुल कहानी जो संग्रह थे वो इनके 5 थे। कहानी संग्रहों की बात करेंगे हम यहाँ पर। कहानी संग्रह। सबसे पहला जो इनका कहानी संग्रह था उसका नाम था इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में। दूसरा इनका कहानी संग्रह था नए बादल। नए बादल, जो कि प्रकाशित हुआ 1957 में। और तीसरा इनका कहानी संग्रह था जानवर और जानवर। जानवर और जानवर, जो प्रकाशित हुआ 1958 में। और चौथा कहानी संग्रह था एक और जिंदगी। एक और जिंदगी, जो प्रकाशित हुआ 1961 में। और पांचवा इनका कहानी संग्रह था फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश, जो कि प्रकाशित हुआ 1966 में। 1966 में। तो इनका प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? इंसान के खंडहर। और अंतिम कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो वो कौन सा था? फौलाद का आकाश। अब हम इनकी अगर कहानियों की बात करें तो इनकी प्रथम कहानी नन्ही थी। प्रथम कहानी जो कि अप्रकाशित थी। इन्होंने लिखी थी किसी डायरी के पन्ने पर, लेकिन इसे छपवाया नहीं था। नन्ही इनकी प्रथम कहानी थी जो कि इन्होंने लिखी थी 1944 में। ठीक है। और प्रथम प्रकाशित कहानी की अगर मैं बात करूं तो इनकी प्रथम प्रकाशित कहानी थी भिक्षु। प्रथम प्रकाशित कहानी थी इनकी भिक्षुक थी, जो कि प्रकाशित हुई थी 1945 में। और किसमें प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में इनकी प्रथम कहानी प्रकाशित हुई, जिसका नाम था भिक्षुक। और कब प्रकाशित हुई थी? 1945 में। तो ये नन्ही जैसी 12 कहानियां हैं जो मोहन राकेश ने लिख करके छोड़ दी किसी डायरी के पृष्ठ पर, किसी पन्ने पर, और उन्हें प्रकाशित नहीं करवाया था। तो इन्हीं 12 कहानियों का प्रकाशन मोहन राकेश ने डॉक्टर कमलेश्वर, जो कि मैंने अभी बताया, जिन्होंने पैरों तले की जमीन इनका नाटक पूरा किया था, उन्हीं डॉक्टर कमलेश्वर ने इनकी 12 अप्रकाशित कहानियों का संकलन करके उसे क्या है, एक घटना नाम से 1972 में प्रकाशित करवाया। एक घटना में क्या थी? इनकी 12 कहानियाँ थी।
ठीक है। और इन 12 कहानियों का संकलन किसने किया? डॉक्टर कमलेश्वर ने। और फिर इसे छपवाया एक घटना शीर्षक से इन 12 कहानियों को छपवाया था, ठीक है। इनकी प्रथम कहानी जो अप्रकाशित ही रही, जिसका नाम था नन्ही, कब लिखी? 1944 में। और प्रथम प्रकाशित कहानी थी भिक्षुक, जो 1945 में किस में छपी थी? सरस्वती पत्रिका में। तो ये थे इनके कहानी संग्रह। इन सभी कहानी संग्रहों का प्रकाशन 4 जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया। क्यों करवाया गया? कि मोहन राकेश वस्तु और विषय वस्तु और स्थिति के अनुसार इन्हें अलग अलग बांटना चाहते थे। तो पुनः 4 जिल्दों में इन्हीं कहानियों को प्रकाशित करवाया गया। तो वो कौन कौन सी थी, देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाशित करवाया गया आज के साए। आज के साए कहानियाँ यही थी, परंतु इन्हें अलग शीर्षक से, अलग अलग तरीके से बांट करके, अलग अलग शीर्षकों से अलग अलग पुस्तकों में प्रकाशित करवा दिया गया। पहला था आज के साए, दूसरा था रोए रेशे, तीसरा था आज के साए, रोए रेशे और एक एक दुनिया, चौथा था मिले जुले चेहरे। मिले जुले चेहरे, मिले जुले चेहरे, ठीक है। फिर इन्हीं 4 कहानी संग्रहों को फिर दोबारा एक बार से ये अन्य नाम से प्रकाशित करवाते हैं। और क्या नाम है इनका? पहला नाम था पहचान, दूसरा नाम दिया इन्होंने बारिश, और तीसरा नाम दिया क्वार्टर, ठीक है। तो इन नामों से फिर इन्हीं कहानियों को ये दोबारा से प्रकाशित करवा देते हैं। तो इनकी कहानियाँ जो हैं वो वही कहानियाँ बार बार 3-4 बार नए नए नामों से प्रकाशित होती है। कहानियाँ वही थी, केवल कहानी संग्रहों के नाम बदल दिए गए थे। तो आज के साए, रोए रेशे, एक एक दुनिया, मिले जुले चेहरे को पहले 4 जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया। जो 5 संग्रह थे उनको 4 बना दिया गया। और फिर इन 4 संग्रहों को फिर दोबारा से 3 कहानी संग्रहों में ये प्रकाशित करवाते हैं, पहचान, वारिस और क्वार्टर। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की। इन्होंने अपने जीवन में मुख्यतः 3 उपन्यास लिखे। इन्होंने अपने जीवन में कुल 4 उपन्यासों की रचना की, जिनकी हम बात करेंगे, जिनमें से 3 इनके मुख्य उपन्यास थे और चौथा उपन्यास इनका अप्रकाशित था। तो कौन कौन से इनके उपन्यास थे? क्या हम बात कर रहे हैं? उपन्यास। सबसे पहला इनका उपन्यास था अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे, जो कब प्रकाशित हुआ? 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसकी विषय वस्तु क्या है? इसके 2 मुख्य पात्र हैं। एक का नाम है, पुरुष जो पात्र है उसका नाम है हरबंस, और जो लड़की पात्र है उसका नाम है नीलिमा। इसकी कहानी क्या है कि इसमें दिल्ली के अभिजात्य वर्ग के दोनों पात्र हैं। दोनों नौकरी पेशा है और दोनों अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहते हैं। मतलब कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे की उन्नति से खुश हैं और उसको आगे बढ़ने में सहयोग भी कर रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं अपने आप को भी खोज रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को भी खोज रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ना तो
वो स्वयं से जुड़ पाते हैं और ना ही एक दूसरे से खुलकर के जुड़ पाते हैं। तो ऐसे संबंधों की घुटन का इसमें वर्णन किया गया है। अगला जो इनका उपन्यास है जिसका नाम है न आने वाला कल, न आने वाला कल, ये उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ था 1968 में और इसका जो पात्र है उसका नाम है नारूला। नारूला कौन है? ये एक अध्यापक है। कहते हैं कि इसके माध्यम से जो मोहन राकेश है, जब अपनी जीविका के लिए इन्होंने अध्यापन कार्य किया तो उस समय क्या घटनाएं इनके साथ घटित हुई, तो उनका वर्णन ये उपन्यास के माध्यम से करते हैं। इसमें क्या है कि नारूला नाम का एक अध्यापक है जो पहाड़ी क्षेत्र के एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहा है और वो मतलब उसे जो है स्कूल का वातावरण पसंद नहीं आता और वहाँ स्कूल के अंदर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसके कारण वो त्याग पत्र दे देता है। तो ऐसी एक घटना का वर्णन जो है वो न आने वाला कल जो उपन्यास है उसमें वर्णित किया गया है और इसी के माध्यम से ये स्त्री पुरुष संबंधों की भी बात करते हैं और जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का चित्रण भी इस उपन्यास के माध्यम से ये करते हैं। तो तीसरा इनका जो उपन्यास है उसका नाम है अंतराल। क्या नाम है? अंतराल, जो कि प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में, मतलब इनके जीवन के अंतिम दिनों में ये प्रकाशित हुआ था। और अंतराल के जो मुख्य पात्र हैं श्यामा और कुमार इसके मुख्य पात्र हैं। श्यामा और कुमार यह भी क्या है, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता पर आधारित उपन्यास है। इसमें श्यामा जो है वो एक बच्ची की माँ है, विधवा है और कुमार से जब मिलती है तो कुमार के प्रति उसका आकर्षण जो है वो जाग जाता है, परंतु किसी कारणवश ये दोनों मिल नहीं पाते हैं और श्यामा जो है वो दूर चली जाती है। फिर मुंबई में दोबारा से इनका मिलन होता है और फिर दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, परंतु श्यामा जो है वो अपने जो मृत पति हैं उनकी याद को विस्मृत नहीं कर पाती है। इधर कुमार भी किसी लड़की से पहले प्रेम कर रहा होता है, उसको भुला नहीं पाते हैं, तो दोनों एक नहीं हो पाते हैं और दोनों का अंतराल जो है वो बना ही रहता है। तो इस कहानी को, मानव संबंधों की जटिलता को इस अंतराल में व्यक्त किया गया है। चौथा इनका एक उपन्यास था जो था नीली रोशनी की बाहें। नीली रोशनी की बाहें, यह जो उपन्यास है इनका वो अप्रकाशित है, मतलब लिख तो पूरा रखा है इन्होंने लेकिन किसी कारणवश ये इसे प्रकाशित नहीं करवा पाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अंधेरे बंद कमरे क्या कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। मुख्य पात्र कौन है? हरबंस और नीलिमा। न आने वाला कल प्रकाशित हुआ 1968 में। और नारूला क्या है? ये एक मिशनरी स्कूल के अध्यापक हैं, उसकी त्यागपत्र की घटना पर आधारित है। अंतराल 1972 में प्रकाशित हुआ। श्यामा और कुमार इसके मुख्य पात्र हैं। नीली रोशनी की बाहें ये इनका अप्रकाशित उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगी इनके निबंधों की। निबंध, इनके दो निबंध संग्रह मिलते हैं। एक का नाम है परिवेश और दूसरे का नाम है बकलम खुद। ये क्या है? इनके निबंध संग्रह है। अगर मैं इनके निबंधों की बात करूं तो इनके मुख्यतः कुछ निबंध है। एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि मैं कहानी क्यों लिखता हूँ, मैं कहानी क्यों लिखता हूँ।
दूसरा है इनका नाटककार और रंगमंच, नाटककार और रंगमंच। तीसरा है रंगमंच और शब्द, रंगमंच और शब्द। चौथा है इनका हिंदी रंगमंच, हिंदी रंगमंच। पांचवा है समकालीन हिंदी कहानी, समकालीन हिंदी कहानी। तो ये क्या है, ये इनके निबंध हैं। अगर मैं इनके यात्रा वृत्तांत की बात करूं तो इन्होंने अपने जीवन में एक ही यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम था अब हम बात करते हैं इनके यात्रा वृत्तांत की। तो यात्रा वृत्तांत इन्होंने अपने जीवन में क्या लिखा, एक ही यात्रा वृत्तांत लिखा जो था आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक। इसमें वो क्या करते हैं, इसमें वो कौन सी यात्रा का वर्णन करते हैं, इसमें वो पश्चिमी तट की समुद्री यात्रा का वर्णन इसमें मिलता है। पश्चिमी तट की समुद्री यात्रा का वर्णन। और इनका एक संस्मरण मिलता है, संस्मरण है समय के सारथी, समय के सारथी। और एक है इनका बाल साहित्य, बाल साहित्य भी इनका मिलता है जिसका नाम है गिरिगिट का सपना, गिरिगिट का सपना। और इन्हें नाटकों की भाषा पर काम करने के लिए नेहरू फेलोशिप भी प्राप्त होती है, परंतु हृदयघात होने के कारण ये 3 जनवरी 1972 में इस काम को अधूरा छोड़कर ही इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। तो इनका जाना हिंदी साहित्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। आज का मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।